रिवीजन ऑफ सैलरी, सैलरी का रिवीजन कर रहे हैं भाई। सेक्शन 15 से स्टार्ट है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन। इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है तो सैलरी में ही आएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, सिर्फ सिंपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, सैलरी में उसको ट्रीट कर देंगे। सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन पार्ट टाइम जॉब हो चाहे कुछ भी हो, ठीक, विथ टू एम्प्लॉयर साइमल्टेनियसली। अगर कहीं भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है वो भी सैलरी में टैक्सेबल होगा। ठीक, सैलरी चार्ज होगा ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। चाहे ड्यू करो पहले चाहे रिसीव करो अर्लियर, जो भी अगर तुम्हारा हो रहा है अर्लियर उसके हिसाब से वो सैलरी कट मतलब टैक्सेबल है। ठीक, सैलरी रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म पीजीबीपी में होगा। सैलरी रिसीव बाय एमपी एमएलए एमएलसी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ट्रीट होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस किसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सैलरी में ट्रीट होगा। किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पीजीबीपी में ट्रीट होगा। ठीक, सैलरी फॉरगोन इज़ ऑलवेज टैक्सेबल, लेकिन अगर वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है और सैलरी सरेंडर कर दिया गया गवर्नमेंट को तो वो सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक, एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ दैट पर्सन इज ट्रीट एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एंड इट इज़ टैक्सेबल अंडर सैलरी। मतलब ज्वाइनिंग से पहले ज्वाइनिंग के बाद जो भी अगर प्रॉफिट तुमको मिला है वो ट्रीट किया जाएगा प्रॉफिट इन ल्यू और सैलरी में वो टैक्सेबल होगा। ठीक, अब सैलरी में टैक्सेबल के लिए बहुत सारा चीज़ है। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, बोनस, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, ग्रेजुएटी, पेंशन, लीव सैलरी, अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एंड परक्विजिट। उसके बाद फिर डिडक्शन लेंगे प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब चीज़ तो एक एक करके पढ़ते हैं। बेसिक सैलरी नॉर्मल जो फिक्स्ड पेमेंट मिल रहा है बेस से, बेस पेमेंट जो है वो है पूरा टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस दो तरह का होगा, इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स। ठीक, और जो भी सैलरी का पार्ट होगा वो टैक्सेबल होगा। इन और फॉर्मूला डी ए इज़ कंसिडर्ड ओनली इफ़ इट इज़ इन टर्म्स। इफ़ नथिंग इज़ गिवन, अगर कुछ क्वेश्चन हमें नहीं दिया है तो उसको डी ए मानना है, नहीं उसको नॉट इन टर्म्स मानना है। डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स। ठीक है, सिंपल है। डियरनेस अलाउंस हमेशा टैक्सेबल होगा चाहे इन टर्म्स में हो चाहे नॉट इन टर्म्स में हो। ठीक, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है उसको क्या मानेंगे, नॉट इन टर्म्स। ठीक, थर्ड कमीशन, कमीशन इज़ फुल्ली टैक्सेबल वेदर इट इज़ टर्नओवर कमीशन और एनी अदर कमीशन। कुछ भी तरह का कमीशन है चुपचाप आंख बंद करके टैक्सेबल कर दो भाई। बोनस है फुल्ली टैक्सेबल, बोनस मिल रहा है पूरा टैक्सेबल मार दो। एडवांस सैलरी, एडवांस में सैलरी मिल रहा है रिसिप्ट बेसिस पे है, फुल्ली टैक्सेबल। एरियर सैलरी जब मिलेगा इट मीन्स सैलरी अंडर डिस्प्यूट और इंक्रीज ऑफ सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब मान लो आज से 1 साल 1.5 साल पहले से तुम्हारा सैलरी बढ़ा दिया। ठीक, देन इट इज़ टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज़ रिसीव्ड, मतलब जब रिसीव होगा और डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, जब भी विच एवर इज अर्लियर तो उसी टाइम तुमको टैक्सेबल होगा भाई। लेकिन ठीक, नॉर्मल ग्रेचुटी, ग्रेचुटी इज ए वॉलेंट्री पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयमेंट इन एप्रिशिएशन ऑफ सर्विस। सर्विस के अप्रिशिएशन में कोई अगर नॉन लाला कंपनी है तुमको अप्रिशिएशन में ग्रेचुटी दे रहा है। ठीक, तो ग्रेचुटी अगर एम्प्लॉयमेंट के टेन्योर में मिल गया पूरा टैक्सेबल, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। ठीक है, ग्रेचुटी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है तब थोड़ा मोड़ा कंसेशन होगा, लेकिन एग्जेम्प्ट कब होगा, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझ ही रहा है, दामाद है, पूरा देश का दामाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फुल्ली एग्जेम्प्ट, नो टैक्स ऑन ग्रेचुटी ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट पे अगर ग्रेचुटी क्लेम कर रहा है कोई एम्प्लॉय तो उसको कोई टैक्स देना नहीं है। लेकिन अदर एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय में भी मतलब प्राइवेट में जो पीओजी है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ ग्रेचुटी एक्ट वाला जो भी एक एक्ट है, अगर कोई उसका मेंबर है तो उसको कैलकुलेट करने का सिस्टम और नॉन पोगा एम्प्लॉय का कैलकुलेट करने का सिस्टम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे। पोगा, पोगा का सिंपल है 15/26 15 अगस्त बाय 26 जनवरी इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इसमें राउंड ऑफ करना अलाउड है। ठीक, सैलरी पर मंथ कैसे कैलकुलेट करेगा, लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ प्लस लेटेस्ट डीए, बोथ डीए में बोथ, और राउंड ऑफ होगा। अगर आंसर आ रहा है तुम्हारा 30 साल 4 महीना तो 30 साल, 30 साल 6 महीना तो 30 साल, 30 साल 9 महीना तो 31 साल। ठीक है, सिंपल पोगा का यही है 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस एंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लोअर। इन तीनों में से जो कम होगा वो तुम्हारा टैक्सेबल बन जाएगा। नॉन पोगा जो पोगा एम्प्लॉय नहीं है उसका क्या है,
1/2 into average salary per month into number of year of completion of service, actual amount received and maximum 20 लाख whichever is lower। अब एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्या करना है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो रिटायरमेंट मंथ है ना एवरेज सैलरी निकालने वाला, तो उसमें हम रिटायरमेंट मंथ को कंक्लूड मतलब उसको नहीं लाएंगे, इसमें एवरेज सैलरी निकालना है। तो एवरेज सैलरी कैसे निकलेगा, बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ कौन, रिटायरमेंट वाला मंथ को छोड़ के पिछले वाला 10 मंथ, ठीक, प्लस एवरेज डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स वाला, नॉट इन टर्म्स वाला नहीं आएगा इसमें, जो पोगा वाला में टर्म्स इन नॉट टर्म्स, जो अगर डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स भी दिया है नॉट इन टर्म्स भी दिया है तो दोनों कैलकुलेट कर देंगे, दोनों ऐड कर देंगे, लेकिन नॉन पोगा वाला में सिर्फ जो इन टर्म्स वाला है वही आएगा डीएनएस, वो भी कब का, बेसिक सैलरी के बाद डीएनएस अलाउंस ऑफ लास्ट 10 मंथ एक्सक्लूड दैट रिटायरमेंट मंथ, एवरेज टर्नओवर कमीशन, अगर टर्नओवर कमीशन उसको मिल रहा है तो कब का, लास्ट 10 मंथ का एक्सक्लूडिंग हो, तुम्हारा एवरेज सैलरी निकल जाएगा। इसमें तुमको राउंड ऑफ करना अलाउड नहीं है, ठीक। अगर ग्रेचुटी इज रिसीव, और अगर ग्रेचुटी रिसीव्ड हो रहा है सेम प्रीवियस ईयर में 2-3 एम्प्लॉयर से, पता नहीं कोई सा सैलरी वाला एम्प्लॉय है, तो मैक्सिमम जो है 20 लाख ही मिलेगा भाई। अगर मान लो एक कंपनी में जाके तुम ग्रेचुटी ले लिया, बढ़िया से काम करके 15 लाख, एक कंपनी में ला लिया 10 लाख, तो मैक्सिमम जो है 20 लाख तक का ही एग्जाम्पशन मिलेगा, उससे ज़्यादा का मतलब उस पर आगे फिर टैक्सेबल है, ठीक। और एक चीज़ याद रखना, अगर प्रीवियस ईयर में किसी से ग्रेचुटी मिला और करंट ईयर में किसी से ग्रेचुटी मिला, तो जो प्रीवियस ईयर वाला है उससे जो ग्रेचुटी का 20 लाख का मैक्सिमम लिमिट है वो घट जाएगा, मतलब 20 लाख जो मैक्सिमम है उससे घटा के ही लेना है। अब पेंशन सबसे ज़्यादा डिमांडिंग इंडिया में, अनकम्यूटेड पेंशन यानी मंथली पेंशन मिल रहा है, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अदर एम्प्लॉय कोई भी हो, अगर मंथली पेंशन मिल रहा है, ठीक है, अनकम्यूटेड यानी कि अनकम्यूटेड मंथली पेंशन मिल रहा है तो टैक्सेबल है। अब कम्यूटेड पेंशन यानी लमसम में ले रहा है एक बार में भाई, वो वाला था ग्रेचुटी था सेक्शन 10(10) में एग्जेम्प्ट, ठीक। अब ये है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A में एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट का दामाद पूरा एग्जेम्प्ट। अदर एम्प्लॉय जो ग्रेचुटी भी लिया है, ठीक, तो टोटल पेंशन इंटू 1/3, ठीक, और जो ग्रेचुटी नहीं लिया है टोटल पेंशन इंटू 1/2, इतना ही एग्जेम्प्शन मिलेगा, ठीक है। अब लीव सैलरी मतलब सैलरी जो लीव है, ठीक, उसका रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, अगर लीव सैलरी का जो भी मिलता है पर्क्स, मतलब कम लेते हैं तो उस पर मिलता है कुछ बोनस टाइप का लीव सैलरी का, तो अगर हमको ये मिल जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के टाइम तो पूरा टैक्सेबल, लेकिन अगर हम रिटायरमेंट के टाइम डायरेक्ट जाके जब देंगे सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट का दामाद पूरा एग्जेम्प्ट। अदर एम्प्लॉय लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, देखेंगे लीव क्रेडिट कैसे निकाला जाता है, और 10 मंथ इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकालना था वो हम लोग उसमें देख लिए थे पोगा में, डीएनएस अलाउंस इन टर्म्स वाला लास्ट 10 मंथ, और बेसिक सैलरी लास्ट 10 मंथ, टर्नओवर कमीशन लास्ट 10 मंथ एक्सक्लूडिंग दैट रिटायरमेंट ईयर, एंड मैक्सिमम 25 लाख रुपया इसमें है विच एवर इज़ लोअर। इन चारों में से जो भी लोअर होगा लीव सैलरी में वही तुम्हारा टैक्सेबल होगा, ठीक। तो एवरेज सैलरी वाला तो बता ही दिए। और हाँ, लीव जो सैलरी है यहाँ पे याद रखना, पोगा में क्या था, नॉन पोगा में वहाँ पे जो रिटायरमेंट वाला मंथ था उसको हम एक्सक्लूड कर देते थे, वो छोड़ देते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, अप टू द रिटायरमेंट मंथ वाला जो है उसका लेंगे, ठीक है। और लीव क्रेडिट कैसे निकलेगा, लीव अलाउड 30 डे का लीव अलाउड है माइनस लीव टेकन, इतना लीव लिया है जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे एवरेज सैलरी पर मंथ से, फिर उसके बाद 10 मंथ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। सिंपल है भाई, सबसे सिंपल। उसके बाद आ जाओ सबसे दोगला अलाउंस। अलाउंस क्या है, टैक्सेबल है। कम्यूटेशन एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ ब्लाइंड, डेफ एंड डम हैंडीकैप ₹3200 रुपया पर मंथ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम ₹100 पर मंथ, मैक्सिमम 2 बच्चा के लिए मिलेगा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपया पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अंडरग्राउंड अलाउंस, माइंस के अंदर जो काम करते हैं उसको 800 रुपया पर मंथ। ट्रैवल एरिया अलाउंस 200 रुपया पर मंथ। अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग 70% ऑफ सच अलाउंस अप टू मैक्सिमम 10,000 रुपया पर मंथ।
देखो यहाँ पे ये 4 गो का पहले शॉर्ट 5 गो का शॉर्ट कर लेते हैं। कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसके लिए? डेफ, ब्लाइंड, हैंडीकैप वाला के लिए 3200 रुपीज़ पर मंथ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपया पर मंथ, 2 बच्चा एजुकेशन के लिए 100 रुपया देगा, हॉस्टल के लिए 300 रुपया देगा, अंडरग्राउंड के लिए 800 रुपया देगा, ट्राइबल एरिया के लिए 200 रुपया देगा। सिंपल है, याद रखना। कम्यूटेशन वाला ब्लाइंड डेफ को सबसे ज़्यादा, PWD वाला को सबसे ज़्यादा 3200 रुपया पर महीना, ठीक। एजुकेशन के लिए सबसे कम 100 रुपया, हॉस्टल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा 300 रुपया, ठीक है। और अंडरग्राउंड अलाउंस के लिए 800 रुपया और ट्राइबल एरिया के लिए 200 रुपया। और अगर कोई अलाउंस मिल रहा है एम्प्लॉय को फॉर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, एम्प्लॉय को मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वगैरह के लिए, तो 70% जो भी उसका खर्चा हो रहा है अप टू मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ उसको अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है। अब जो कितना भी खर्चा कर दो सारा का सारा अलाउंस उसको मतलब एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस, ये पाँचों जो है 6 जो भी है 6 गो, ये सारा का सारा जितना खर्चा करो उतना ले जाओ। टूर एंड ट्रैवल, कन्वेंस, ये क्या है? TC उधर है, TC उधर, TC उधर, ठीक, TC उधर। ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस एंड मोस्ट फेवरेट हाउस रेंट अलाउंस, HRA, बहुत फेमस। सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, तीनों में से कम 40 या 50% ऑफ सैलरी, सैलरी क्या? बेसिक DA इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन, टर्म्स होगा वाला, टर्म्स, सिर्फ टर्म्स, नॉट इन टर्म्स वाला ऐड नहीं होगा, याद रखना, ठीक। 40% जो नॉन मेट्रो सिटी वाले हैं, 50% ऑफ सैलरी जो मेट्रो सिटी वाले हैं। मेट्रो सिटी में कौन कौन? मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बस दैट्स इट। फर्स्ट वाला क्या है इसका? 40 या 50% ऑफ सैलरी, ठीक। सेकंड क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितना HRA मिल रहा है। थर्ड क्या है? रेंट पे कितना कर रहे हैं? -10% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या? बेसिक सैलरी और DA इन टर्म्स वाला और टर्नओवर कमीशन, सिंपल। ऑल अदर अलाउंस आर फुल्ली टैक्सेबल। इसके अलावा जो भी 13 अलाउंस के अलावा और जो भी अलाउंस है, इस लिमिटेशन के बाहर वाला तो है ही, वो तो नहीं मिलेगा। और जो भी अलाउंस अगर कुछ भी दिखता है ऑफ द फिगर, सारा को डायरेक्ट टैक्सेबल कर देना है, मतलब सैलरी में जाके डायरेक्ट ऐड कर दो भाई, टैक्सेबल, ठीक। और कौन कौन सा है जो 115 BAC में नहीं, मतलब जो DTD एक्सेप्ट DTDC, मतलब 115 BAC अगर हम ऑप्ट करते हैं तो ये सारा अलाउंस जो है हमको टैक्सेबल हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस जो हैंडीकैप वाला है, कम्यूटेशन वाला, और ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और डेली अलाउंस, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है, ये मतलब जो है DTDC जो कम्यूटेशन हैंडीकैप वाला 115 BAC में भी मिल जाएगा। फिर ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंस, TC उधर वाला जो है, ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और डेली अलाउंस, ये तीनों मिल जाएगा। और इंटरटेनमेंट अलाउंस इज ऑल्सो टैक्सेबल बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। नाउ द फेवरेट फकिंग टॉपिक, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड नॉर्मल कितना है? SPF, RPF, URPF, ठीक है। उसके बाद क्या है? सुपर एनिमेशन फंड, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, VRS वाला, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। लेकिन सबसे पहले नॉर्मली हम लोग ये प्रोविडेंट फंड कर लेते हैं। तो प्रोविडेंट फंड में पहला SPF, सुपर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होगा पहले, ठीक। पहले कंट्रीब्यूशन का देखते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इग्नोर कर दो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एग्जाम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एग्जाम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो भी एग्जाम्प्ट। और अगर एट द टाइम ऑफ, मतलब ये सारा अगर मतलब जो भी हम इन्वेस्ट करके लास्ट में जब मतलब लमसम रिटायरमेंट के टाइम लमसम में निकालेंगे तो वो भी एग्जाम्प्ट, ठीक। एग्जाम्प्ट मतलब एग्जाम्प्ट, ठीक। यानी कि SPF में ईजी है, पहला इग्नोर कर दो जो एम्प्लॉय कर रहा है, बाकी सारा एग्जाम्प्ट कर दो, लास्ट में जो भी मिला वो भी एग्जाम्प्ट कर दो, ठीक। अब RPF, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, थोड़ा सा इसमें ऐड हो रहा है मसाला। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, इग्नोर कर देना है, ठीक। सेक्शन 80C जो डिडक्शन मिलता है उसका, वो वाला जनरल डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाला में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर
एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि जो हमारा बॉस अगर जो मतलब कंपनी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे आरपीएफ में, वो कितना एग्जाम्प्ट होगा? 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी तक अगर वो मेरे आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है तो वो एग्जाम्प्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 9.5% पर एनम तक का ही मतलब वो एग्जाम्प्ट होगा। उसके ऊपर गया तो फिर भाई और रिटायरमेंट पे जब लमसम भी हम निकालेंगे तो ये भी एग्जाम्प्ट मिलेगा हमको। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लमसम के टाइम में हमको एसपीएफ में आरपीएफ में दोनों टाइम जो हमको एग्जेम्पशन मिल रहा है सेक्शन 10, 11, 10, 12 में, तो ये कोई एम्प्लॉय अगर 5 साल तक सर्विस अगर कोई कंपनी में दे रहा है तभी एग्जेम्पशन मिलेगा मैच्योरिटी मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे जो हम लमसम में ले रहे हैं पीएफ। ठीक, तो ये दोनों के टाइम पे अगर हमको मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर 5 साल के लिए एम्प्लॉयड है उस कंपनी में तभी उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर उसके कम है तो नहीं मिलेगा। लेकिन देयर आर सर्टेन कंडीशन जहाँ पे 5 ईयर नहीं भी पूरे तो भी चलेगा। वो है एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यू टू इल हेल्थ, मतलब रिटायर कर गया, तबीयत ख़राब था, रिटायर्ड ड्यू टू शट डाउन ऑफ एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया तो भी, और एम्प्लॉय से रिटायर्ड विथ द इंस्ट्रक्शन दैट हिज बैलेंस आरपीएफ शुड बी ट्रांसफर टू न्यू एम्प्लॉयर और एनपीएस अकाउंट रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। ठीक, ये था नोट बढ़िया सा। ना देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको आराम से समझना। जो इंटरेस्ट हम लोग को एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से मिल रहा है एसपीएफ और आरपीएफ दोनों में, जो लास्ट में हम लोग रिटायरमेंट पे जो लमसम ले रहे हैं सेक्शन एग्जाम्प्ट हो रहा है सेक्शन 10, 11 और 10, 12 में। ठीक, ये वाला क्या हो रहा है कि एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 10, 12 नॉट अवेलेबल, वो एग्जाम्पशन नहीं होगा। इंटरेस्ट वाला जो एग्जाम्पशन इंटरेस्ट का जो अमाउंट मिल रहा है वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा फॉर accrued during the previous year to the extent of the contribution made by the employee exceeding 2.5 लाख। अगर उसका कोई भी मतलब वो जो इंटरेस्ट है वो अगर 2.5 लाख से ज़्यादा जा रहा है प्रीवियस ईयर में इन दैट फंड, ठीक, ऑन और आफ्टर 1/4/2021, तो वो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर वो इंटरेस्ट का जो भी है इंटरेस्ट जो अक्रूड हुआ है प्रीवियस ईयर में, अगर वो कोई भी एम्प्लॉय का 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो उसका हमको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक, इफ़ इन दैट फंड एम्प्लॉयर नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन, अगर उसमें एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मेड कर रहा है सिर्फ एम्प्लॉय कर रहा है तो वही जो इंटरेस्ट है वो बढ़ के 5 लाख तक का होगा। ठीक, तब उस वहाँ तक उसको कोई अप्लाई नहीं होगा। It would be noted that interest accrued on contribution to such fund up to 31/3/2021 would be exempt without any limit। 2021 लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 तक, उस टाइम तक, क्योंकि इसका तो आया है 1/4/2021। ठीक, यहाँ से आया है कि वही 2.5 लाख वाला लिमिट और फिर 5 वाला, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो 5 लाख और एम्प्लॉयर दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक, और कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट जो है वो 2.5 लाख से अगर ज़्यादा जाएगा तब तो भाई तुमको नहीं मिलेगा, और अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तब तो वो 5 लाख तक है तो ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा जाएगा तो नहीं मिलेगा उसको उसमें एग्जेम्पशन। ठीक है, अब नॉर्मल यूआरपीएफ और सुपर एनिमेशन फंड ये वाला पढ़ लेंगे। यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है इग्नोर कर दो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है इग्नोर कर दो, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर दो, एग्जाम्प्ट है, मतलब ये चारों एग्जाम्प्ट है। ठीक, लेकिन इसका जो है जब हम मतलब रिटायरमेंट के टाइम लमसम लेंगे तब टैक्सेबल होगा। अभी तक एसपीएफ और आरपीएफ नॉन टैक्सेबल था, 10, 11, 10, 12 वाला जो था वो नॉन टैक्सेबल था। ठीक, एग्जाम्प्ट था। अब यहाँ पे जो है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट है लेकिन जब विड्रॉ करेंगे तब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर दो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर दो, जो हम कंट्रीब्यूट किए वो इग्नोर कर दो। जो कंपनी की है कंट्रीब्यूट वो टैक्सेबल होगा कहाँ? सैलरी में। इंटरेस्ट जो मिला है हमको ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट, मतलब जब हम डाल रहे थे इस फंड में, जब हम पैसा डाल रहे थे तो इसमें जो इंटरेस्ट मिला किसका पैसा? एम्प्लॉय के, तो वो हो जाएगा आईएफओएस में, और एम्प्लॉयर जो दिया वो हो जाएगा सैलरी में। मतलब एम्प्लॉयर का जो दोनों है कंट्रीब्यूशन और ये
दोनों चीज़ टैक्सेबल हो जाएगा जब हम विड्रॉ करेंगे। ठीक, सुपर एनुएशन फंड भी थोड़ा नॉर्मल सा है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर दो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 7,50,000 रुपया तक एग्जाम्प्ट है। उसके आगे अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है सुपर एनुएशन फंड में, ठीक, तब तो भाई हो गया टैक्सेबल 7.5 लाख रुपया तक, लेकिन एग्जाम्प्ट है। उसके आगे फिर टैक्सेबल, और इंटरेस्ट जो है दोनों का एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है, फिर एट द रिटायरमेंट के टाइम अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड वाला एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, उसका सेम ट्रीटमेंट होगा यूआरपीएफ के जैसा। रिडेम्पशन के टाइम पे नहीं देखो गलत हो गया यहाँ, सॉरी। यूआरपीएफ में क्या था, नहीं देखो, हाँ एक मिनट लेट मी करेक्ट। आरपीएफ एसपीएफ आरपीएफ उसका सॉर्टेड हो गया उधर तक, नोट तक। यूआरपीएफ का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, लेकिन जब लमसम में रिडीम करेंगे तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर देना है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल सैलरी में हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो चला जाएगा तुम्हारा आईएफओएस में, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो चला जाएगा तुम्हारा सैलरी में। ठीक, अब इसी के जैसा सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा जैसे अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का हुआ, वैसा ही सेम हो जाएगा अनरिकग्नाइज्ड सुपर एनुएशन फंड का। ठीक है, अब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये इसका भी कुछ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में अगर कोई भी मतलब इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका भी है एग्जेम्पशन का। सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ, सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन। ठीक, फर्स्ट सेकेंड सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ ऑफ सर्विस रिमेनिंग। ठीक है, थर्ड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम ₹5 लाख। ठीक, सैलरी पर मंथ कैलकुलेट कैसे करना है, बेसिक डीए इन टर्म्स और टर्नओवर कमीशन। वीआरएस सिंपल, सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन, सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग ऑफ सर्विस, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 5 लाख। इन तीनों में से जो लोअर हुआ वो तुम्हारा एग्जाम्प्ट। ठीक, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ठीक, कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, क्वेश्चन में दे देगा मैक्सिमम 5 लाख, दोनों में देख लेना। अब कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैसे निकलेगा, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीशन। ठीक है, वही पोगा वाला है 15/26 सैलरी पर मंथ, लेकिन यहाँ पे देख लो पोगा वाला नहीं है, यहाँ फंस गया। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाला है उसमें 15/26 है, लेकिन सैलरी एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ कैसे निकलेगा, तो सैलरी पर मंथ निकालने के लिए बेसिक टीओ प्लस टर्नओवर कमीशन और 3 महीने का कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय 3 कर देना, सिंपल। और इसमें राउंड ऑफ अलाउड है। नाउ वी विल टॉक अबाउट परक्यूजिट क्या है, जो बेनिफिट और फैसिलिटी जो हम लोग को एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है वही है। अब इसमें कुछ टैक्सेबल है, कुछ एग्जेम्प्ट होता है, देखते हैं। सबसे पहला लीव ट्रैवल कंपनसेशन, सबसे सिंपल, अगर एरोप्लेन से जा रहा है, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंस और इकोनॉमिक क्लास फेयर विच एवर इज़ लोअर वो तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, एनी अदर मोड रेलवे फैसिलिटी एक्चुअल एक्सपेंस फर्स्ट क्लास एसी फेयर ऑफ ट्रेन विच एवर इज़ लोअर एग्जेम्प्ट। फिर रेलवे फैसिलिटी नहीं था, एक्चुअल एक्सपेंस डीलक्स क्लास बस फेयर विच एवर इज़ लोअर एग्जेम्प्ट। अगर वो भी नहीं था, बस भी नहीं था, ट्रेन भी नहीं था, एयरप्लेन भी नहीं था, तो एक्चुअल एक्सपेंस और मतलब कोई भी रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से हम कर लिए ट्रैवल, तो एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर ऑफ सिमिलर डिस्टेंस। ठीक, तो जो भी डिस्टेंस का सिमिलर का फर्स्ट क्लास एसी फेयर देख लेंगे रेलवे का, तो वही तुम्हारा अपना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक, एलटीसी जो है वो किसको लिए हो सकता है, एम्प्लॉय की पत्नी, ठीक, या पति, उसका चिल्ड्रन और डिपेंडेंट रिलेटिव, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, ये तीनों सब इसमें आ जाएगा। ठीक, इसमें भी वही है, फर्स्ट 2 चाइल्ड, पहला बच्चा दूसरा ट्विंस हो जाएगा, पहला ट्विंस दूसरा बच्चा पैदा किया नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, LTC exemption is available for 2 year during block of 4 calendar year। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे फंसेगा जरूर। यानी कि करंट ब्लॉक इसे चल रहा है 2022 से 2025, 22-23, 23-24, 24-25,
22 23 23 24 24 25 22 2021 22 22 23 23 24 24 25 जो भी है 4 ईयर का ब्लॉक में, इसमें 2 साल ही तुमको एलटीसी का एग्जाम्पशन मिलेगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना। इतना डिटेल मैंने पूछा, लेकिन हाँ। दूसरा परक्विजिट मेडिकल फैसिलिटी, ट्रीटमेंट इंडिया में करवाना चाहिए। एग्जाम्पशन कब मिलेगा? अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, एम्प्लॉयर्स का ओन हॉस्पिटल में मिल रहा है और गवर्नमेंट रिकग्नाइज हॉस्पिटल में मिल रहा है, तभी एग्जाम्प्ट होगा। अदरवाइज ट्रीटमेंट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएगा तो टैक्सेबल होगा भाई, ठीक है। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, लेकिन बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट ऑफ स्टे जितना आरबीआई के गाइडलाइन में है वही। और बेनिफिट ऑफ ट्रैवल, जो ट्रैवल का बेनिफिट है, अगर तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख है, ठीक, अप टू 8 लाख रुपीज़ है, तब तो तुमको वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा फुल्ली, मतलब एग्जाम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर 8 लाख से ज़्यादा है तब तो पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्प्ट, ठीक है। सबका इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह सब बेच रहा है तो ये सब एग्जाम्प्ट ही मिलेगा। एग्जाम्पशन फॉर ट्रीटमेंट इज़ अलाउड फॉर एम्प्लॉयज स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट रिलेटिव, वही सेम एलटीसी वाला। लेकिन एलटीसी वाला में 4 कैलेंडर ईयर में 2 ब्लॉक वाला एग्जाम्पशन, याद रखना 2 ही ब्लॉक में मिलेगा, ठीक। अभी मेडिकल फैसिलिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पशन अलाउड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलनेस रिलेटिंग टू कोविड-19 सब्जेक्ट टू द, ये वाला तो बेकार है, ठीक है। एग्जाम्पशन ऑफ स्टे एंड ट्रैवल इज अलाउड ओनली फॉर 1 पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट, एक पेशेंट के साथ का एक अटेंडेंट, वही दोनों के लिए जो है ये वाला फैसिलिटी सब चीज़ है एग्जाम्पशन मिलेगा, बाकी बात किसी के लिए नहीं। ट्रैवल वाला भी जो मिलेगा उसी दोनों के लिए मिलेगा। अगर तीसरा बंदा जा रहा है तो वो साला टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और एनी फैमिली मेम्बर ऑफ एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट और इनटू विद इन ए रेट, तो उसको टैक्सेबल कैसे पता करेंगे? तो लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जो मंथ के एंड में आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट है, इनटू एसबीआई का इंटरेस्ट रेट माइनस जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आउटस्टैंडिंग मंथ से, जो पैसा बनेगा वो तुम्हारा टैक्सेबल होगा, ठीक है। और अगर 20,000 रुपये तक का अगर तुम इंटरेस्ट बेनिफिट ले रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। और इफ़ लोन इज टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़, अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है, मान लो कोई कैंसर या फिर इस टाइप का कोई डिजीज़ है, देन इंटरेस्ट बेनिफिट इज़ नॉट टैक्सेबल, लोन अमाउंट इज़ मोर देन, अगर 20,000 से ज़्यादा का भी लोन अमाउंट है और स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए लिया जा रहा है, स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, याद रखना, स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए अगर लिया जा रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। लोन वाला सिंपल है, आउटस्टैंडिंग लोन, एसबीआई का इंटरेस्ट रेट माइनस इंटरेस्ट रेट ऑन विच यू गॉट द लोन फ्रॉम दैट employers, so it will be taxable. And until unless if the 20,000 rupees up to amount is taken as a loan from the employer, then it would be exempt, it will not be taxable. And in spite of that, if loan is taken for a specific disease and even the loan amount is beyond that 20,000, it would not be taxable. Okay, thank you निर्मला ताई जी। थोड़ा कैंसर वाला के बारे में सोचिए। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, यानी कि मान लो कि लल्ला भैया का सीईओ जो है अपनी असिस्टेंट को चोदने के चक्कर में कुछ गिफ्ट दे रहा है, ठीक, तो गिफ्ट इन कैश इन मनी अगर दे रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। अगर वो गिफ्ट कैश में है या काइंड में है, कुछ मतलब कुछ भी है, तो वो टैक्सेबल होगा। अगर गिफ्ट अगर काइंड में है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू अगर 5,000 रुपये से कम है तब तो पूरा एग्जाम्प्ट, जो कि नहीं देगा, बहुत पैसा वाला है, तो 5,000 रुपये से ज़्यादा वाला गिफ्ट इन काइंड में दे रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक, सिंपल है। गिफ्ट इन कैश टैक्सेबल, और गिफ्ट इन काइंड अगर फेयर मार्केट वैल्यू उसका 5,000 से कम है तो एग्जाम्प्ट, 5,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल। नाउ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्वेटिक्स फ्री शेयर, तो इसका टैक्सेबल अमाउंट सिंपल है, जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा है और माइनस इशू प्राइस जो आ गया वो दे देना, मतलब वो, ठीक। लेकिन इसमें भी नोट्स है 2। पहला देखो, यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो अगर है ना उस कंपनी का, ठीक, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक, तो फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी ऑफ एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर ऑन दैट डेट, मतलब जिस दिन हमको ई शॉप मिला उस दिन का ओपनिंग और क्लोजिंग
है ना, वो मतलब हम उसका एवरेज करेंगे, ठीक, वो जो निकलेगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में उस दिन का, वही हम एफएमबी ले लेंगे। लेकिन इफ़ शेयर इज़ लिस्टेड ऑन मोर देन वन आरएससी, मतलब अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो लिस्टेड है, तब फेयर मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? उसमें भी हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग का, ठीक, कब का, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर, ठीक। और अगर उस दिन अगर ट्रेडिंग सेशन नहीं होता है, ठीक, मान लो, तो उसमें क्या करेंगे हम, जो पिछले सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, उस दिन का हम क्लोजिंग सेशन का प्राइस सीधा सीधा हम फेयर मार्केट वैल्यू में ले लेंगे, ठीक। और अगर नहीं है, कहीं भी डिटरमाइन नहीं है स्टॉक प्राइस, तो वो मर्चेंट बैंकर ही निकालेगा, सिंपल। ईसॉप है, सिंपल है, 2-3 चीज़, अगर क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव में तो तुरंत बन जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस इशू प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस इशू प्राइस। इशू प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू में प्रॉब्लम होगा। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऐसे निकलेगा, अगर उसका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है शेयर, ठीक, तो हम उसका निकालेंगे एवरेज ऑफ ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट डेट जब हमको ईसॉप मिला, ठीक, उसका एवरेज निकाल लेंगे, वही प्राइस एफएमबी हो गया। अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर उसका शेयर लिस्टेड है, तो उसका हम क्या करेंगे, हाईएस्ट वॉल्यूम जो है शेयर का, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग को हम कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगा। लेकिन और अगर मान लीजिए उस दिन ट्रेडिंग सेशन नहीं हुआ है, तो लास्ट सेशन का क्लोजिंग प्राइस हम ले लेंगे, ठीक। अब ये वाला है 6th परक्विजिट, मूव यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट ये आगे भी काम आएगा, देखना कार्ड वाला में। कंप्यूटर और लैपटॉप दे रहा है अगर एम्प्लॉयर, फुल एग्जेम्प्ट। अगर एनी अदर एसेट दे रहा है, जैसे कि टीवी, एसी, फ्रिज, बाइक वाइक, अगर एम्प्लॉयर ओन कर रहा है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी एग्जेम्प्ट। अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी है ना हायर चार्जेस पेड कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हमको परक्विजिट में कोई भी मान लो टीवी मिला, एसी मिला, तो उसका 10% हमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक। अगर वो ओन करता है, मान लो वो खरीद के दिया तो वो ओन कर रहा है, तो वो 10% ही मिलेगा हमको, 10%, ठीक। अगर वो हायर करके बेच रहा है, यानी कहीं से रेंट करके हमको वो चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करके है परक्विजिट, तो वो जो हायर चार्जेस पेड कर रहा है एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर जो हायर चार्जेस पेड कर रहा है, वो सैलरी में वो हमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक। ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट, ठीक, 7th, अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं मूवेबल एसेट को, तो इसमें टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट माइनस कंसिडरेशन पेड बाय एम्प्लॉय। जो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड है का जो मतलब प्राइस है, जो डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो WDV आ रहा है, माइनस जो कंसिडरेशन हम लोग मतलब मान लो कि कोई भी हम प्रोडक्ट खरीद लिए अपना एम्प्लॉयर से, ठीक, तो जो डेप्रिशिएटेड अमाउंट है माइनस जो हम उसको पेमेंट करेंगे वही, ठीक। WDV इज़ कैलकुलेटेड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट टिल ट्रांसफर ऑफ एसेट, ठीक। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे 50% WDV पे, ठीक है। WDV ऑफ एसेट इसी में झोल होगा, याद रखना। जब ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट है, मान लो कि एम्प्लॉयर से कुछ भी खरीद ले रहा है जाके, बोल रहा है एसी खराब है आपका, एसी हमको बेच दीजिए 2000 रुपये में, ठीक। तो ये कैसे निकलेगा, पहले हमको WDV निकालना पड़ेगा। मान लो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी भी तरीके का लैपटॉप ही है मान लो, ठीक, तो हम पहले उसको क्या करेंगे, जब से खरीदें हैं कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना परसेंट से, 50% से डेप्रिसिएशन लगाएंगे WDV पे, ठीक। मोटर कार है 20% लगेगा WDV पे, और कोई और अदर एसेट है तो 10% लगेगा SLM मेथड पे। ये याद रखना, सिर्फ 2 ही कैटेगरी है जिसमें WDV लगेगा, पहला कंप्यूटर, लैपटॉप और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सेकंड मोटर कार, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पे 50% WDV पे और मोटर कार पे 20% WDV पे, ठीक। सिंपल है। WDV कैलकुलेशन कैसे होगा, शैल बी कैलकुलेटेड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट टिल द ट्रांसफर। अब 8वां नंबर, लंच फैसिलिटी का परक्विजिट, ₹50 पर मील जो हमको मिल रहा है पेड वाउचर के थ्रू, उतना रुपये तक एग्जेम्प्ट होगा। टी, कॉफ़ी, चाय नाश्ता जो भी मिल रहा है एग्जेम्प्ट होगा। लंच जो हमको मिल रहा है रिमोट एरिया में अगर हम काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, ठीक, अगर हमको लंच प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो भी टैक्सेबल। लेकिन अगर लंच अगर हमको ऑफिस में प्रोवाइड किया जा रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा के, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड RPF, ASF, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड,
एंड नेशनल पेंशन स्कीम, ये सब चीज़ में अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है परक्यूजिट, याद रखो आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन, ठीक, आरपीएफ वाला याद रखना, ठीक है, एएसएफ वाला याद रखना, एनपीएस वाला में याद, ये सब चीज़ में अगर हम मतलब अगर एम्प्लॉयर मेरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक, तो इन एक्सेस ऑफ 7,50,000, याद रखना एएसएफ का ही था ना, वहाँ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूट 7.5 लाख वाला, सिंपल है, यहीं पे ये वही चीज़ यहाँ आ गया, ठीक। तो एएसएफ अगर याद रहेगा तो ये परक्यूजिट याद करने की जरूरत नहीं है। 7.5 लाख रुपये तक का परक्यूजिट इन हैंड जो एम्प्लॉय का है वो मतलब 7.5 लाख रुपये तक है और उसके आगे है तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब एनुअल एक्रीशिएशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, एएसएफ और एनपीएस इन एक्सेस ऑफ 7,50,000। अब वो था क्या, वो तो कंट्रीब्यूशन था, अब ये क्या है, इंटरेस्ट, एक्रीशिएशन ऑफ इंटरेस्ट जो हो रहा है, अगर 7.5 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, तो इसका निकलेगा फॉर्मूला से TP इज इक्वल टू PC/2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। तो ये वाला तुमको देखना ही पड़ेगा, ये वीडियो से ऐसे भी समझ नहीं पाओगे, बस इतना याद रखना TP का मतलब हो जाएगा भाई टैक्सेबल परक्यूजिट, ठीक। PC का हो गया अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, ठीक, जो भी PC हो गया मतलब तुम्हारा इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, 7.5 लाख जितना रुपया हो गया वो अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख टू आरपीएफ, ठीक। TP1 हो गया एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17(2) फॉर द प्रीवियस ईयर और ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1/4/2020 RI/F एवरेज, ये सब सारा 11 रेंट फ्री एकोमोडेशन हाउस फैसिलिटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टैक्सेबल एज पर लाइसेंस फी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये परक्यूजिट क्या है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक, रेंट फ्री एकोमोडेशन गवर्नमेंट वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, टैक्सेबल एज पर लाइसेंसिंग फ़ी, ठीक है, तो वो होगा। और अदर एम्प्लॉय है तो उसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, 5% या 7.5% या 10% ऑफ सैलरी। BDB-ACM क्या था, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस अलाउंस, कमीशन, अदर मॉनेटरी इनकम एक्सक्लूडिंग पर्क्स। परक्यूजिट छोड़ के BDB-ACM करना है, तो परक्यूजिट ही तो निकाल रहे हैं ना, तो परक्यूजिट क्यों रखेंगे, ठीक। तो BDB-ACM याद रखना कैसे निकलेगा, अदर एम्प्लॉयज़ का रेंट फ्री अकोमोडेशन जो टैक्स हमको लगाना है, किस पे टैक्स लगाना है, ये याद रखना, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट, ये चीज़ ध्यान रखना दो। टैक्सेबल क्या टैक्सेबल करना है हमको रेंट फ्री अकोमोडेशन में, 5%, 7.5% और 10% ऑफ सैलरी ऑफ वो। अगर 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो 5%, 15 लाख से 40 लाख तक का पॉपुलेशन है तो 7.5%, और मोर देन 40 लाख है तो 10% टैक्सेबल। और अगर हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, मान लो एम्प्लॉयर कोई पूरा बिल्डिंग हायर कर लिया है तो उसमें क्या सीन होगा, ओन नहीं कर रहा है, हायर कर रहा है। पहले वाला 5%, 10% और 7.5%, 10% ऑफ सैलरी जो था BDB-ACM का, ठीक, वो था ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक। अब ये क्या है, टैक्सेबल हायर्ड बाय हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो 10% ऑफ सैलरी सीधा सीधी, ठीक, और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, इन दोनों में से जो कम रहेगा लोअर चुपचाप वो टैक्सेबल होगा। होटल बेनिफिट, जो होटल बेनिफिट मिल रहा है वो क्या, 24% ऑफ सैलरी BDB-ACM और हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर इज टैक्सेबल, ठीक। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा ट्विस्ट है नोट्स में, अगर इफ़ एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विथ अकोमोडेशन, अब इसमें देखो होटल बेनिफिट कब मिलता है नहीं मिलता है। पहला बात, मान लो ट्रांसफ़र होता है तब होटल बेनिफिट अगर ले रहा है, ठीक, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र अगर हो रहा है तो, ठीक, तो जो टैक्सेबल अमाउंट है वो वन अकोमोडेशन के लिए ही मिलेगा, ठीक, और जो लोअर परक्यूजिट है वैल्यू है वही उसको मिलेगा, ठीक, और अप टू 90 डेज़ ही मिलेगा। 90 डेज से अगर ज़्यादा अगर वो टाइम लगा रहा है ट्रांसफ़र होने में तो उसके बाद उसको नहीं मिलेगा। तो वही है, इफ़ एम्प्लॉय इज़ प्रोवाइडेड विथ अकोमोडेशन ऑन हिज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर उसको अकोमोडेशन के लिए वन प्लेस टू अनदर उसका ट्रांसफ़र हो, मान लो यहाँ नोएडा गुड़गांव से उसको ट्रांसफ़र कर दिया बैंगलोर, ठीक, तो उसको एट न्यू प्लेस जो उसको पोस्टिंग हो रहा है, ठीक, द टैक्सेबल अमाउंट जो टैक्स लगेगा वो शैल बी डिटरमाइंड ओनली फॉर वन अकोमोडेशन। मान लो यहाँ भी मिला हुआ है वहाँ भी मिला हुआ है होटल या फिर फ्लैट,
ठीक। तो जो लोअर वैल्यू वाला जो परक्विजिट अमाउंट होगा ना, मान लो वहाँ पे हमको फ्लैट दिया हुआ है, यहाँ पे होटल दिया हुआ है या रेंट रहने के लिए जो भी दिया हुआ है, तो जो लोअर अमाउंट वाला परक्विजिट है वही टैक्सेबल होगा, ठीक। और फॉर पर और 90 दिन तक ही होगा, मतलब 90 दिन तक ये लोअर वैल्यू वाला चलेगा। लेकिन अगर 90 दिन से ज़्यादा अगर हम यहाँ भी गुड़गांव में भी लेके रखे हुए हैं एम्प्लॉयर से और बेंगलोर में भी लेके रखे हुए हैं, तो फिर दोनों टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। इसलिए ज़्यादा शानपत्ती रही। अब मान लो एक साल में एक से दो, मतलब एक बार से ज़्यादा मोर देन वन प्रीवियस ईयर में अगर उसको बार मतलब अकोमोडेशन मिल रहा है, तो वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उसके कैलकुलेट होगा, जो भी हमको मिला है परक्विजिट इनटू जिस ईयर में मिला है और डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला जो हमको करेंट ईयर प्रीवियस ईयर बाय करेंट ईयर, ठीक। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो हम जैसे निकालते हैं बस वैसे ही करके निकालना है, ठीक। तो ये सब है। BDB-ACM जब कैलकुलेट करेंगे तो पर्क से इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, VRS, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, लंप सम ऑफ RPF, ये सब भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और BDB-ACM शुड बी कंसिडर्ड फॉर द टाइम फॉर विच SSC हैड ऑक्युपाइड सच हाउस, ठीक। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड PF एंड इंटरेस्ट ऑन PF शुड ऑल्सो बी नॉट कंसिडर्ड, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑन PF, इंटरेस्ट ऑन PF, ये सारा भी कंक्लूड नहीं होगा, ये सब तो पता है, ठीक। इफोर्ट ये याद रखना, लेकिन हाँ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ग्रेचुइटी में ये सब चीज़ में ये सब के टाइम में BDB-ACM कंक्लूड नहीं होगा, ठीक। BDB-ACM में वो भी नहीं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड PF एंड इंटरेस्ट ऑन PF शुड ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड, ये भी याद रखना। इफ फर्नीचर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ हाउस देन पर्क यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट पर्क 6, अगर फर्नीचर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक, तो वही था। अगर ओन्ड है तो 10% और अगर हायर्ड है तो हायर चार्जेस पेड वाला सिस्टम, ठीक। तो अगर फर्नीचर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द हाउस देन पर्क शैल ऑल्सो बी एडेड इन द अबव अमाउंट। तो यानी कि जब BDB-ACM कैलकुलेट करेंगे तो अगर फर्नीचर मिला हुआ है, ठीक, तो यानी मूवेबल आइटम है, तो मूवेबल आइटम वाला परक्विजिट क्या था, वही वाला था 10% वाला, तो और हायर चार्जेस वाला तो वही गिरेंगे। अगर कंप्यूटर लैपटॉप है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक। और इन हाउस फैसिलिटी एंड होटल फैसिलिटी, इफ एम्प्लॉयर रिकवर एनी रेंट फ्रॉम एम्प्लॉय देन सच रेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द अबव टैक्सेबल अमाउंट। अगर इन हाउस फैसिलिटी एंड होटल फैसिलिटी एम्प्लॉयर रिकवर एनी रेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर कोई भी हाउस फैसिलिटी होटल फैसिलिटी देने का अगर एम्प्लॉयर रिकवर कर रहा है एम्प्लॉय से, देन सच रेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम अबव टैक्सेबल अमाउंट। अगर मतलब टैक्सेबल अमाउंट जब निकालेंगे तो वो सब जो हायर चार्जेस हम पे कर रहे हैं या रेंट पे कर रहे हैं एम्प्लॉयर को, वो सब हम कैंसिल कर देंगे। परक्विजिट नंबर 30, मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार फैसिलिटी सबसे सिंपल था लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ना, इस पर क्वेश्चन बनता है। कार इज यूज्ड फॉर फुल्ली ऑफिस पर्पज़, अगर फुल्ली ऑफिस पर्पज़ के लिए है तो फुल एग्जाम्प्ट, पार्टली ऑफिस मतलब फुल्ली पर्सनल पर्पज़ है तो टैक्सेबल। अब मोटर कार ओन्ड बाय, देखो मोटर कार का सिंपल है, अगर फुल्ली ऑफिस पर्पज़ के लिए है तो फुल एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक। और एग्जाम्प्ट कब होगा, जब वो ड्राइवर या फिर जो भी एम्प्लॉय है पूरा सारा चीज़ एक्यूरेटली सारा मतलब रिकॉर्ड कर रहा होगा, ठीक है। अगर कार फुल्ली पर्सनल पर्पज़ के लिए है तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ कॉस्ट, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो हायर चार्जेस पेड बाय जो एम्प्लॉयर के पास है वो टैक्सेबल होगा, ठीक। और जो टैक्सेबल में और क्या करना है, ऐड कर देना है ड्राइवर सैलरी, ठीक। पर्सनल पर्पज़ के लिए जो ड्राइवर को सैलरी दिया जा रहा है वो भी तुमको टैक्सेबल होगा। और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो कि पेड बाय एम्प्लॉयर है वो टैक्सेबल, अगर हम एम्प्लॉय पेड कर रहे हैं रनिंग मेंटेनेंस तो वो टैक्सेबल में नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ये सब बुक में नहीं लिखा रहता, ठीक। अगर कार इज यूज पार्टली ऑफिस, पार्टली जो अपने पर्पज़ के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपल है, पर मंथ के हिसाब से मिलता है। अगर कार ओन बाय एम्प्लॉय है, भाई एम्प्लॉय है और रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज एम्प्लॉय पे कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो कोई टैक्स अमाउंट नहीं बनेगा। लेकिन एम्प्लॉय ओन कर रहा है लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज अगर उसको कंपनी बोल रही है हम दे देंगे, तो उसमें क्या होगा, 1800 रुपये पर मंथ। किसको, 1.6 लीटर से कम का अगर इंजन वाला गाड़ी है यानी 1600 सीसी से कम वाला गाड़ी है तो 1800, 16 सीसी से ज़्यादा वाला है तो 2400 रुपया, याद रखना। सॉरी 1600 नहीं, 1800 रुपया पर मंथ फॉर
1600 सीसी से लेस वाला गाड़ी को 1800 रुपये पर मंथ, 2400 रुपया पर मंथ फॉर दैट कार्स जो 1600 सीसी से ज़्यादा हैं। ठीक, अगर गाड़ी ओन बाय एम्प्लॉयर है और रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर है तो उसको मिलेगा 600 पर मंथ और 900 पर मंथ। 600 बिलो 1600 सीसी, मोर देन 1600 सीसी 900 पर मंथ। और वही एम्प्लॉयर ओन भी कर रहा है और पे भी कर रहा है तो कितना टैक्सेबल अमाउंट होगा एम्प्लॉय के लिए? 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ। यही है, 1800 है, 2400 है, 600 है, 900 है। 600 900 कब होगा? पेड ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉय, नो टैक्स। ओन्ड बाय एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉयर 1800, 2400, 1600 सीसी। ठीक, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर 600, 900 सीसी। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर 1800, 2400। ये सारा टैक्सेबल अमाउंट है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, और इफ़ ड्राइवर भी प्रोवाइडेड है, ठीक, तो देन 900 पर मंथ शुड ऑल्सो एडेड। अगर मान लो कि पेड बाय मतलब एम्प्लॉयर ड्राइवर भी प्रोवाइड कर रहा है तो 1800 वाला जो है सिस्टम है या 600 वाला सिस्टम है, और टैक्सेबल में और क्या ऐड कर देंगे? 900 रुपया ड्राइवर का। ठीक है, अगर इफ़ मोर देन वन कार इज़ प्रोवाइडेड फॉर पार्टली ऑफिस या पार्टली, देन वन कार जो है वही टैक्सेबल according to the above. If more than one car is provided for POP, then one car is taxable according to the above. ठीक, स्टैंडर्ड अमाउंट एंड देन कार शैल बी टैक्सेबल ऑन द अजम्पशन दैट इट इज, मतलब एक कार को सिर्फ यूज़ मतलब POPP के वर्जन पे यूज़ किया जाएगा और बाकी जितना है वो सारा गाड़ी जो है POPP वाला वो सारा टैक्सेबल होगा जो जैसे मतलब उसका रिस्पेक्टिव सीसी है। ठीक, अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। ठीक, यहाँ से स्टार्ट होता है 14, 15, 16 स्पेसिफिक एम्प्लॉय वाला सिस्टम। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ठीक, फॉर एयरलाइन एंड रेलवे एम्प्लॉय, एयरलाइन एंड रेलवे एग्जाम्प्ट। फॉर अदर एम्प्लॉय इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। एजुकेशन फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय वाला एम्प्लॉय को जो एजुकेशन फैसिलिटी मिल रहा है पूरा एग्जाम्प्ट। एम्प्लॉय का बच्चा को मिल रहा है 1000 रुपया पर मंथ एंड एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स ओन एजुकेशन वेयर एम्प्लॉयर हैव टाई अप, तो वो सारा फुल्ली टैक्सेबल होगा। मतलब कि अगर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉयर्स के बच्चों को, तो अगर विदाउट टाई अप वाला है तो 1000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड उसको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर एम्प्लॉय का इंस्टीट्यूशन है टाई अप वाला है तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी वाला सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट सीधा टैक्सेबल कर देना पूरा अमाउंट जो भी है। ठीक, और फॉर अदर रिलेटिव तो फुल्ली टैक्सेबल होगा जब अपना बच्चा को अपना इंस्टीट्यूशन वाला से हो ही नहीं रहा तो। ठीक, अब 14 हो गया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय मतलब एयरलाइन रेलवे वाला एम्प्लॉय। ठीक, एजुकेशन फैसिलिटी हो गया, गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई फुल्ली टैक्सेबल, फ्री सर्वेंट फुल्ली टैक्सेबल, एनी अदर परक्यूजिट फुल्ली टैक्सेबल। ठीक, तो जो भी 14, 15, 16, 17 वाला है यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, गैस इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, सर्वेंट फैसिलिटी, ये सारा जो एग्जाम्पशन या जो भी मिल रहा है ये सारा सिर्फ मिलेगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन हो? जो डायरेक्टर एम्प्लॉय है, ठीक, या फिर जिसकी सैलरी मोर देन 4 लाख रुपया है, ठीक, या उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक, इन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक, ये सारा चीज़ जो है तुम्हारा स्पेसिफाइड है, और बाकी जो अदर परक्यूजिट है वो पूरा टैक्सेबल होगा चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और फॉलोइंग परक्यूजिट आर फुल्ली एग्जाम्प्ट, कौन कौन सा? टेलीफोन, मोबाइल बिल पेड और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, ये सारा एग्जाम्प्ट है, याद रखना एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। ये सारा चीज़ कितना हो जाए एग्जाम्प्ट ही रहेगा। टेलीफोन मोबाइल बिल रेंडर्ड और रीइंबर्स्ड मतलब रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, स्कॉलरशिप मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट। गुड्स सोल्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस पे जो भी अगर गुड सेल हो रहा है दोनों के बीच में तो वो अगर कम वम में हो रहा है तो गिफ्ट वाला सिस्टम हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा बाबू। ठीक, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट क्या क्या होगा वो सब भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब जो भी रेफरल वो सारा काउंट भी नहीं हो रहा। ठीक, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम जो भी पे कर रहा है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब आ गया डिडक्शन वाला प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस तो एक टैक्सेबल होगा लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग
वो उस पर एग्जामेशन डिडक्शन क्लेम कर लेगा। प्रोफेशनल टैक्स क्या है? मीन्स टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। इफ़ इट इज़ पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर देन फर्स्ट इट शुड बी टैक्सेबल, उसको टैक्स करेंगे एंड देन आफ्टर जाके हम उसको अंडर 16 में डिडक्शन अंडर 16 में जाके हम उसको लेस कर लेंगे प्रोफेशनल टैक्स को। प्रोफेशनल टैक्स अगर पेड बाय एम्प्लॉयर है, याद रखना, अगर पेड बाय एम्प्लॉयर है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय तो सैलरी वाले सेक्शन में पहले हम उसको डिडक्ट करेंगे, मतलब सॉरी ऐड कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, ठीक। और फिर जाके डिडक्शन में अंडर सेक्शन 16 वाला डिडक्शन है उसमें हम जाके उसको डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, ठीक। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर हमको मिलता है इट इज़ फुली टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉय बट डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे हम बोले थे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी पूरा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा 20% ऑफ बेसिक सैलरी। वहाँ पर तो यहाँ पे बीच बीच में कहाँ हो रहा था, जहाँ पे कुछ भी हो रहा था तो 10% सैलरी, BDB ACM वाला जो सिस्टम था, फिर रेंट फ्री वाला एग्रीमेंट, वहाँ 10% था, वहाँ से रिलेट कर लेना इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस को 20%, सबसे पहले 20% और उसके बाद उसमें हायर चार्जेस था, लेकिन इसमें एक्चुअल अमाउंट रिसीट और मैक्सिमम 5,000 रुपया, मैक्सिमम 5,000 का एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन तुम क्लेम कर सकता है अंडर 16 में, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो तुमको मिल जाएगा। अगर ऑप्टेड है 115 BAC तो सैलरी इनकम जितना है और 75,000 विच एवर इज लोअर, यानी मैक्सिमम 75,000। और बाकी अगर ऑप्ट आउट कर रहे हो 115 BAC से यानी ओल्ड इनकम में जा रहे हो तो 50,000 तक का सबसे लोएस्ट वाला है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ पे स्केल वाला जो है 1,000 से 13,000 10,000 तक सैलरी है, 10,000 से 13,000 तो 1,000 रुपया में बढ़ेगा। तो ये सब सैलरी पर मंथ कैलकुलेट करने के टाइम इशू क्रिएट करेगा, कैसे पर मंथ वाला कैलकुलेट करें। तो जो मान लो 1 महीना या 3 महीना 1 साल तुम्हारा 10,000 से 13,000 सैलरी रहेगा, 10,000 से 13,000 की सैलरी बीच में है तो 1,000 रुपये पर मंथ बढ़ेगा, ठीक। 1 मिनट को बता रहा है, मान लो 1/7/21 से 30/6/2022 तक 10,000 है, सिस्टम वही है, 10,000 से 13,000 है तो 1,000 रुपया तुमको बढ़ते जाएगा पर ईयर, ठीक। 13,000 से 15,000 तक का अगर सैलरी होगा तो 1,500 रुपये बढ़ेगा। मान लो पहला साल 10,000, फिर 1,000 बढ़ गया 11,000, फिर 1,000 बढ़ गया 12,000, फिर 1,000 बढ़ गया 13,000। अब 13,000 से जैसे ही प्लस होगा फिर 1,500 से रुपया बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट जो भी हम लोग को ये मिलेगा एरियर ऑफ सैलरी जो है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। रिबेट अंडर सेक्शन 89 जो हम लोग लेंगे इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा, इसका 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। इसमें क्या करना पड़ता है, पहले जो है करंट ईयर जो हम लोग क्या करेंगे पूरा मतलब पूरा सैलरी पे कैलकुलेट कर लेंगे, विदाउट जो है वो सारा इंक्लूड करके करेंगे, ठीक। फिर एरियर जो है नहीं मिला है वो एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक। फिर कंप्यूट करेंगे स्टेप 1 और 2 का डिफरेंस को, ठीक। और फिर क्या करेंगे, नाउ कैलकुलेट योर टैक्स ड्यू इन द ईयर फॉर विच द एरियर हैव बीन रिसीव्ड इंक्लूडिंग द एरियर इन योर टोटल इनकम, ठीक। फिर देन कैलकुलेट करेंगे ये टैक्स ड्यू इन द ईयर इन विच एरियर हैव बीन रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग द एरियर फ्रॉम योर टोटल इनकम, ठीक। फिर स्टेप 4 और 5 का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, y आ जाएगा, ठीक। और लास्ट में x माइनस वाई कर देंगे, सिंपल। और अगर हम लोग 115 BAC लेते हैं तो कौन कौन चीज़ अप्लाई नहीं होगा, नहीं मिलेगा, किस किस चीज़ का, HRA का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक। लीव ट्रैवल कंपनसेशन जो मिल रहा था हम लोग को हायर लोअर वाला, डीलक्स बस क्लास, ये सारा चीज़, और कोई भी अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो जो भी पेड और वॉच एवर फर्स्ट क्लास AC फेयर फॉर दैट सेम डिस्टेंस, तो वो उसका जो भी लोअर होगा वो सारा जो हम लोग को एग्जाम्प्ट होता था, टैक्सेबल नहीं होता था, एग्जाम्प्ट होता था वो वाला चीज़, ठीक। LTC नहीं मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा। HRA क्या था, 40-50% ऑफ सैलरी, ठीक। और जो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और जो एक्चुअल रेंट पेड और जो एक्चुअल अमाउंट रिसीट है उस रेंटल अलाउंस, ठीक। फिर अलाउंस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन जो 10-14 में जितना अलाउंस है वो सारा नहीं मिलेगा, सिर्फ DTDC मिलेगा, दिव्यांग एम्प्लॉय वाला कम्यूटेशन, फिर ट्रैवल ऑन टूर अलाउंस, ठीक। फिर डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। और लास्ट एट ऑल रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, रेम्यूनरेशन जो इंडिविजुअल को मिल रहा है जो इंडियन सिटीज़न नहीं है, इज़ फुल्ली एग्जाम्प्ट इन फॉलोइंग केस।
ठीक। 10 सेक्शन 6(2), 10 सेक्शन 6(6), 10 सेक्शन 6 सब क्लॉज 8। रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन डिप्लोमेट, कंसुलेट एंड देयर स्टाफ। ठीक, ये एग्जाम्प्ट कब कब होगा? दो ही कंडीशन में होगा, जब रेमुनरेशन फॉरेन डिप्लोमेट्स और कंसल्ट को मिल रहा है और उसके स्टाफ को मिल रहा है। द रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय आवर कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल रेजिडेंट इन सच ए फॉरेन कंट्री शुड बी एग्जाम्प्ट। मतलब अगर वो अपने कंट्री में हम लोग के एम्प्लॉय को अगर एग्जाम्पशन दे रहे हैं तो हम लोग भी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे एग्जाम्पशन। ठीक है। और द अबव मेंशन्ड ऑफिसर शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री एंड शुड नॉट बी इंगेज्ड इन एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सीधा सिंपल बात है, अगर रेम्यूनरेशन कोई फॉरेन डिप्लोमेट कमा रहा है, मतलब फॉरेन डिप्लोमेट को मिल रहा है, कॉन्सुलेट को मिल रहा है एंड देयर स्टाफ को मिल रहा है इन इंडिया, ठीक है, तो कंडीशन दो ही है। पहला यही है कि कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट जो भी ऑफिशियल रेजिडेंट है इन फॉरेन कंट्री वो शुड, मतलब वो अपने कंट्री में अगर एग्जाम्पशन दे रहा है तो हम भी देंगे। और अगर उसका कोई भी जो स्टाफ है, डिप्लोमेट या कंसुलेट है, ठीक, अबव मेंशन्ड ऑफिसर जो भी है, ठीक, अगर वो मतलब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में यहाँ पे इंडल्ज नहीं है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। मतलब अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, अगर है तब तो फिर हम लोग उसको टैक्स करेंगे एज ए रेगुलर रेसिडेंट। ठीक। अब दूसरा, जहाँ पे इंडियन सिटीज़न नहीं है, वो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एम्प्लॉय ऑफ ए फॉरेन एंटरप्राइज फॉर सर्विसिंग रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया। मतलब कि जो वो बाहर फॉरेन इंटरप्राइज का बंदा है, वो इंडिया आके वहाँ पे सर्विस करने, मतलब आया है, मान लो कहीं से व्यू करने आया है, टेस्ला वाला या कोई भी आया है, ठीक, तो फॉरेन पहला बात वो किस को एग्जाम्पशन मिलेगा, वो इंडियन सिटीज़न पहला बात नहीं होगा। ठीक, तो वो कंपनी जो जिसके लिए वो आया है रेंडरिंग सर्विसेज सेक्शन 10(6)(6), तो उसका तो पहला ट्रेड और बिजनेस इंडिया में होना ही नहीं चाहिए। ठीक, उसका स्टे 90 डेज से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। और सच रेन्यूमरेशन इज नॉट लायबल टू डिडक्ट फ्रॉम द इनकम ऑफ एम्प्लॉय चार्जेबल अंडर दिस एक्ट। ठीक, ये भी हो गया इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय नॉट बीइंग इंडियन सिटीजन। ठीक है। एंड लास्ट वन 10(6) सबसेक्शन 8, सैलरी रिसीव्ड बाय और ड्यू फॉर सर्विस रेंडर्ड इन कनेक्शन विथ द एम्प्लॉयमेंट और फॉरेनशिप इफ हिज टोटल स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज। मान लो कि कोई भी शिप विप आता है, 90 डेज से ज़्यादा हम लोग के डॉक यार्ड पर रुकता है, ठीक, तब तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई फॉरेन शिप आया और इंडिया में स्टे कर रहा है और 90 डेज से कम स्टे कर रहा है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा, और 90 डेज से ज़्यादा कर रहा है तो टैक्सेबल होगा। इसका सेक्शन याद रखना, पहला वाला का था जिसमें रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन डिप्लोमेट, कंसुलेट और स्टाफ 10 सबसेक्शन 6 और सब क्लॉज 2, और सेकंड वाला जिसमें रेम्यूनरेशन के लिए एम्प्लॉय आ रहा है बाहर से फॉरेन इंटरप्राइज, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय इट्स एम्प्लॉय, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एम्प्लॉय फॉर ए फॉरेन इंटरप्राइज फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया। रेंडरिंग कर रहा है सर्विस, इंटरप्राइज फॉर सर्विस, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन इंटरप्राइज, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन इंटरप्राइज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम, foreign enterprises employee received as employee remuneration received as employees को remuneration मिल रहा है of a foreign enterprise for service rendered by him during his stay in India if foreign enterprise is not engaged in any trade or business in India, मतलब उसका enterprise इंडिया में अगर अभी तक नहीं कर रहा होगा, ठीक, फिर ही stay in India not more than 90 days or such remuneration is not liable to deduct any income of employer chargeable under this act। ठीक, लास्ट 10(6) सबसेक्शन सब क्लॉज 8, तो वही सैलरी अगर रिसीव्ड बाय और ड्यू फॉर सर्विस रेंडर्ड इन कनेक्शन विथ हिज एम्प्लॉयर ऑन ए फॉरेन शिप्स इफ हिज टोटल स्टे इन इंडिया इज नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। इसका सिंपल देखो, ये चीज़ समझ लेना, सैलरी रिसीव्ड बाय और ड्यू फॉर सर्विसेज, salary received by or due for services, salary received by or due for services, कोई भी सर्विस के लिए सैलरी मिल रहा है या मिलना बाकी है, ठीक, rendered in connection with his employment on a foreign ship, in connection of employment on foreign ship पे
और 90 डेज से ज़्यादा अगर उसका स्टे है, अगर फॉरेनरशिप का स्टे इंडिया में 90 डेज से ज़्यादा है और कोई भी एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन उसके कनेक्शन में रिमेनिंग है, उसके कनेक्शन में, यानी कि उस एम्प्लॉय जो शिप फॉरेन बाउंड शिप जो है इंडिया में स्टे किया है फॉर मोर देन 90 डेज, ठीक, और उसके कनेक्शन में कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई कनेक्शन है जो 90 डेज मतलब जो बचा है या मिलना बाकी है, अगर 90 डेज से ज़्यादा है तब तो टैक्सेबल होगा, ठीक, और 90 डेज से कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा। और वो कौन होना चाहिए एम्प्लॉय? इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट हु इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन ही नहीं होना चाहिए पहला बात, ठीक। तो वो उसका अगर कोई एम्प्लॉयमेंट का बचा हुआ है तो वो भाई फिर थैंक यू।